Good morning, my dear students. Basil Coaching Classes बैकुंठपुर एंड न्यू कैरियर प्लस कोचिंग रीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, आज हम आपसे बात कर रहे हैं सेल। पहले पिछली वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात किए थे। ऑक्सीकरण अवक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया को पहचानने की बात की गई थी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं सेल की। ये आपका यूनिट 3 चल रहा है, तो हम बात करते हैं सेल की। तो सेल क्या होता है, आप यहाँ पे देखिएगा। सेल वह युक्ति है, युक्ति यानी डिवाइस है जिसमें किसी भी विद्युत अपघट, ठीक है, विद्युत अपघट का मतलब आप समझते हैं, ऐसे विलयन जो जिनका जलीय विलयन में 100% आयनित होते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वह युक्ति जिसमें किसी विद्युत अपघट्य विलयन, ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयन, इसका मतलब है कि इनके आयन प्लस व माइनस पूर्णतः 100% विभक्त हो जाए में दो इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एनोड तथा कैथोड डूबे होते हैं, सेल कहलाता है। ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे सेल विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, गैल्वेनिक सेल, अर्थात गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझने वाली बात है कि सेल वह युक्ति है जिसमें किसी विद्युत अपघट्य विलयन में एनोड तथा कैथोड दो इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, सेल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे डैनियल सेल। चलिए हम आप देखते हैं डैनियल सेल। तो गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य होता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। इस सेल की कार्यविधि को डैनियल सेल के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम आपसे बात करते हैं डैनियल सेल की। ठीक है, दो पात्र, ठीक है, या बीकर है, जिसमें से क्या होता है, एक जिंक की छान, एक बीकर की में एक जिंक की छान, ठीक है, 1 मोलर जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है। 1 मोलर जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है। यहाँ पे आपने एक जिंक की राड को 1 मोलर जिंक के सल्फेट के विलयन में आपने डूबा दिया। ठीक है, से इस वाले बीकर में एक कॉपर की छड़ 1 मोलर कॉपर सल्फेट के विलयन में विलय कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका जिंक सल्फेट है, और यहाँ पे क्या है, आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, दोनों 1 मोलर विलयन है। ठीक है, अब आपने दोनों को डिबो दिया। अब देखिएगा दोनों बीकर के विलयन एक उल्टा यू आकार की
कांच की छड़ से जोड़ दें। ठीक है, जिसमें प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आप क्या, लवण सेतु। ठीक है, इस लवण सेतु में KCl पोटेशियम क्लोराइड और अगर समुद्री खरपतवार है, अगर युक्त अर्ध ठोस पेस्ट भरा होता है। ये पूरा जो कांच की उल्टे जो आकार की छड़ है या नली है, इसे आप बोलते हैं क्या, लवण सेतु। अब दोनों इलेक्ट्रोड को, ठीक है, कॉपर के तार, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर के तार व वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दोनों इलेक्ट्रोड को आपने क्या किया, एक कॉपर के वायर से जोड़ दिया, कॉपर के तार वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। ये जो वोल्ट मीटर में सुई लगी है, इस सुई का जो विक्षेपण होता है, सुई क्या करती है, जो घूमती है, वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा को बताती है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर की ओर या उधर से इधर की ओर, जिधर सुई घूमेगी उधर की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा। ठीक है, जो सदैव एनोड से कैथोड की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव एनोड से कैथोड की ओर होता है। ठीक है, ठीक है, तो जिंक की छड़ आपका एनोड का कार्य करेगी और जो आपकी कॉपर की छड़ होगी वो कैथोड का कार्य करेगी। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं इसकी कार्य विधि कैसे कार्य करता है। तो डेनियल सेल में जो जिंक धातु की छड़ है वो एनोड का कार्य कर रही है, अर्थात यहाँ पे जिंक धातु का Zn++ में ऑक्सीकरण हो रहा है। आपको ऑक्सीकरण मैंने पहले वीडियो पे दिखाया है। तो यहाँ पे देखिएगा जिंक, तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Zn++ हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका एक्वस, जल। ठीक है, अब ऑक्सीकरण कैसे क्या आप करते हैं, तो आपको पता है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, और आपको पता है कि किसी भी प्रजाति के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपकी कार्य विधि में। ठीक है, अब आपको कॉपी पे लिखना है कि Zn+ आयन विलय होने के कारण विलयन में चले जाते हैं, जिससे जिंक इलेक्ट्रॉन का जिंक की सतह में बढ़ जाना और यह क्षण ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा एनोड का कार्य करता है। तो ये क्या है आपका, एनोड पर यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। अब हम देखेंगे कैथोड पर अपचयन। एनोड पर ऑक्सीकरण हो गया तो कैथोड पर क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, तो कैथोड पर अपचयन के लिए इस सेल में कॉपर धातु कैथोड का कार्य करती है, अर्थात Cu++ आयन का Cu धातु में अपचयन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा Cu++
2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा आपका कॉपर। अब यहाँ पे अपचयन का मतलब ही होता है कि किसी भी प्रजाति की ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा है क्या 0, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन, अपचयन हो गया। ठीक है, चित्र पे देखिएगा यहाँ पे जो 1 मोलर है ना, तो 1 मोलर जिंक सल्फेट का विलयन है, एम का मतलब मोलर से। ठीक है, ठीक है। तो जो आपकी संपूर्ण अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो एनोड और कैथोड अभिक्रियाओं को जोड़ने पर आपको संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो आपका ऑक्सीकरण और अपचयन था ये अर्ध अभिक्रिया था, तो यहाँ पे देखिएगा Zn प्लस ठीक है, एक है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। अब इसी में क्या है Cu++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर। एक है आपका अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब आपने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, जब आपने दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका Cu++। तो पहले क्या आ जाएगा आपका जिंक आपका आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा Zn आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या Cu++ आ गया, फिर क्या बचा 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, Zn प्लस पुनः आ गया, फिर क्या आ गया वाला Cu। ठीक है, ये आपको मिल गई संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, अब इस संपूर्ण सेल अभिक्रिया को थोड़ा सा समझ जाइए। तो आपकी जो पूरी अभिक्रिया है वो क्या है कि Zn प्लस Cu++, Zn प्लस C। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 0 और +2, तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और यहाँ पे क्या है +2 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन। अर्थात कहने का मतलब कि आपकी जो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है संपूर्ण सेल अभिक्रिया, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें आपसे लवण सेतु तथा इनके कार्य। अभी आपने लवण सेतु देखा था, एक उल्टा यू आकार की कांच की नली होती है। ठीक है, जिसमें KCl प्लस KF या KNO3 KNO3 अति प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन भरा होता है, और अगर समुद्री खरपतवार अगर समुद्री खरपतवार के साथ बना अगर समुद्री खरपतवार के साथ बना जिलेटिन युक्त विलयन होता है, जिसके कार्य निम्न होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपसे लवण सेतु के कार्य। ठीक है, तो लवण सेतु आपने देखा उल्टा यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड
पोटेशियम नाइट्रेट या जिलेटिन युक्त अगर का अर्ध ठोस युक्त पेस्ट भरा होता है। अब इसके कार्य की बात करते हैं। तो पहला कार्य इसका होता है कि विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक है, विद्युत परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका, ये विद्युत धारा के प्रवाह में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसका जो आपका तीसरा कार्य है, तो दोनों लवण के जो विलयन होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा था ना यहाँ पे, ये जो दोनों लवण के विलयन होते हैं, इन दोनों लवण के विलयन को उदासीन बनाए रखता है, ठीक है। और आगे यदि हम बात करते हैं तो दोनों लवण के विलयन के पीएच, ठीक है, पीएच मान को नियंत्रित रखता है और दोनों लवण के विलयन की सांद्रता को संतुलित रखता है, ठीक है। ये तो इसके कार्य हुए आपके लवण सेतु। अब आगे चलते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के सेल प्रदर्शन की, ठीक है। तो जब हम गैल्वेनिक सेल का सेल प्रदर्शन करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेल प्रदर्शन में एनोड जो होता है सदैव बाईं ओर होता है और कैथोड जो होता है वो सदैव दाईं ओर होता है, ठीक है। एनोड को बाईं ओर लिखते हैं और कैथोड को सदैव दाईं ओर लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब एनोड को आपने क्या कर दिया बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर लिखा, ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि दोनों इलेक्ट्रोड को जो पृथक करते हैं वो एक दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा पृथक करते हैं। ये देखिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा पृथक करते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो लवण सेतु का कार्य करती है या फिर लवण सेतु को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनोड कैथ, ठीक है। आप जब दोनों को प्रदर्शित करेंगे, किसी सेल का सेल प्रदर्शन करेंगे तो एनोड बाईं ओर कैथोड दाईं ओर और दो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जो एनोड कैथोड को पृथक करेगी, जो लवण सेतु को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ठीक है, हम बात करते हैं एनोड का प्रदर्शन। तो एनोड पे कोई भी धातु होगी तो धातु का धातु आयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अर्थात सिंपल सी बात, मान लीजिए एम लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, एम प्लस प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन होगी, सांद्रता होगी, तो किस पे है, यही मोलर, ठीक है। तो इसका जो प्रदर्शन है तो निम्न होगा, निम्न प्रकार है, जैसे M5, ओके, =1 मोलर। तो ये तो हो गया आपका एनोड का सेल प्रदर्शन। अब सेम इस तरह से केस क्या करेंगे, कैथोड का सेल प्रदर्शन। तो कैथोड के सेल प्रदर्शन में क्या होता है कि जो कैथोड होती है वो क्या होती है, कैथोड में धातु आयन का धातु में अपचयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा धातु आयन का धातु में अपचयन, तो M प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये क्या है आपका सांद्रता =1 मोलर, ठीक है। तो ये आपका एनोड का हो गया और कैथोड का हो गया। आप दोनों का, ठीक है, एक कैथोड का है, एनोड का आपने पहले देखा। अब दोनों का सेल प्रदर्शन क्या होगा, एनोड और कैथोड का, तो बोथ है एनोड एंड
सेल्फ प्रोडक्शन। तो इसका हो जाएगा आपका M5 M। ओके, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 मोलर। ओके, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में एक क्रिया लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है क्या, निकिल प्लस सिल्वर ठीक है, आपके पास ये अपक्रिया है। यदि आपसे बोलते हैं कि इस अपक्रिया का सेल प्रदर्शन कीजिए, क्वेश्चन क्या बोलेगा, इस अपक्रिया का सेल प्रदर्शन कीजिए, तो सबसे पहले आप ऑक्सीकरण और अपचयन ढूंढ लीजिए। तो ये आपके पास ऑक्सीकरण है और ये क्या अपचयन है, बाई 0 + 2। तो ऑक्सीकरण और यहाँ पे क्या है +2 0। तो ये क्या है आपका अपचयन। अब इसका क्या निकालना है, आपको सेल प्रदर्शन देखना है। तो क्या होता है, एनोड कैथोड, ठीक है। तो आपने एनोड और कैथोड को देखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, निकेल, ठीक है। तो Ni++, तो क्या हो जाएगा आपका 2Ag प्लस Ag। आप दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये भी 1 मोलर का है और ये भी क्या है 1 मोलर का है। दोनों की सांद्रता क्या है, 1 मोलर है, ठीक है। तो अब क्या बात कर रहे हैं, किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। तो किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को देखने के लिए आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMF। किसी भी सेल का आपको क्या निकालना है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। तो आप ध्यान में रखिएगा, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड के मध्य, कोई भी सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। जबकि सेल से विद्युत धारा परिपथ से बाहर ना ली जाए, सेल से जो विद्युत धारा परिपथ से बाहर ना लिया जाए, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खुले परिपथ में सदैव EMF बना रहता है। जो परिपथ खुला होता है उसमें सदैव EMF बना रहता है। तो हो जाएगा इलेक्ट्रोड सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड एनोड, ठीक है। ध्यान पे रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी को अथवा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड सेल इक्वल टू राइट माइनस इलेक्ट्रोड लेफ्ट। ऐसे भी बोल सकते हैं या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड ज्यादा मोर माइनस इलेक्ट्रोड कम लेस, ठीक है। आप इन तीनों के माध्यम से, तीनों का मीन एक ही है, तीनों से निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान पे रखिएगा,
किसी भी सेल का जब ईएमएफ निकालने की बात होगी तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिंक जेडेन प्लस कापर एंड कापर एफ दिया है। इसमें वैल्यू दी गई है कि जिंक के इलेक्ट्रोड का मान -0.76 है और कापर इलेक्ट्रोड का ईएमएफ मान +0.34 वोल्ट है। तो आपको फार्मूला रखना है। फार्मूला होता है ई सेल इलेक्ट्रोड सेल इक्वल टू कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड एनोड। तो हो जाएगा 0.34 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.76। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रोड सेल इक्वल टू 1.0। यही होगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।